नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कहते हैं कि असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की। इसलिए इस कहानी को, एक नई दास्तान को जानने के लिए आज के इस गुदड़ी के लाल मेहनत और संघर्ष की दास्तान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नई कहानी लेकर हम आप सबके सामने हैं। ऑल राजस्थान सेकंड रैंक, आप सबको पता है कि स्कूल व्याख्याता भूगोल में ऑल राजस्थान सेकंड रैंक, दूसरी रैंक जगदीश गोरसिया ने प्राप्त की है। जगदीश, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आपने माइलस्टोन कहें या एक जो है झंडे गाड़े हैं सेकंड रैंक लाकर ऑल राजस्थान में, ये क्योंकि सिलेक्शन तो होता है लेकिन रैंक लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और तो आज हम जगदीश की क्या रणनीति रही है, जगदीश ने किस प्रकार जो है बहुत कम समय में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी था कि 5 माह की विशेष तैयारी में इन्होंने सेकंड रैंक लाई, तो ये कैसे संभव हो पाया इसको जानने का प्रयास करेंगे। और जगदीश की क्या रणनीति रही इसको जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जगदीश के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष नहीं रहा, लेकिन इन्होंने मेहनत के बल पर कम समय में और साथ साथ पढ़ाई करते करते, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते करते ये मुकाम हासिल किया है। तो इनकी कहानी को सुनेंगे। इससे पहले हमारा जो है मारवाड़ी अंदाज में हम जगदीश का स्वागत करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से। तो जगदीश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये सारे हमारे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से हैं। जो भी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं उन सब के जो है भावनाओं की दृष्टि से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बस अपन तो बराबर ही हैं। चलिए, तो ये एक स्मृति चिन्ह है। हालांकि जगदीश, अभी हमने भूगोल महासंगम जयपुर में किया था, तो जगदीश की व्यक्तिगत कुछ मजबूरियां थी और इलेक्शन ड्यूटी वगैरह थी, तो इसकी वजह से आ नहीं पाए। तो ये स्मृति चिन्ह यहाँ हम आपको से प्रेम भेंट कर रहे हैं पूरे परिवार की तरफ से। आपका स्वागत और अभिनंदन। और चलिए, अब हम जो है जगदीश की कहानी के बारे में सुनेंगे। आपके कमेंट भी ऑन कर देता हूं मैं, एक सेकंड। यस, नमस्कार। अभी जो लाइव सेशन है हमने पहले नहीं लगाया था, तो काफ़ी कम लोगों को जानकारी मिली है। तो जो भी आप हैं, आप सभी के कमेंट में लास्ट में लूँगा। आप जगदीश से कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकेंगे, लास्ट में हम जो है बातचीत करेंगे। ठीक है जगदीश, प्लीज़ आप बैठिए, कुर्सी ले लीजिए, इधर ले आइए। बहुत डिटेल से हम बात करेंगे कि इतने कम समय में कैसे संभव कर दिया आपने ये सेकंड रैंक लाना। क्योंकि तैयारी तो काफ़ी लोग कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपकी जो तैयारी है, अभी हमने जो चर्चा की, मुझे भी पहले इतना पता नहीं था कि जगदीश ने इतने कम समय में जो है ये तैयारी की है। तो हम डिटेल से जानेंगे। तो जगदीश, एक बार पुनः आपका स्वागत है, और ये माइक आप लगा लीजिए, फिर अपन चर्चा शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और पूरे सभी अपनी यूनिवर्सिटी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उस सब के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जगदीश, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि अपना अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, नई सरकार बनेगी और उसमें वैकेंसी आएगी। क्योंकि अभी आचार संहिता से पहले भी संभावना थी कि आएगी नहीं आई। तो आज का जो ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जगदीश आगे डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं, और उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या अभी किस रणनीति पे चल रहे हैं। तो जगदीश, सबसे पहले जो नए विद्यार्थी उनको बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ से आते हैं। बिल्कुल सर, मेरा नाम जगदीश गोरसिया है। मैं बाड़मेर के बायतू से बिलोंग करता हूँ, जो अभी बायतू हमारा बालोतरा जिले में, नवगठित जिले में आ गया है। मैं एक सामान्य नए जिले से, नए बालोतरा से बिलोंग करता हूँ। सामान्य किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती का काम करते और साथ साथ में कमठा मजदूरी भी करते थे। अभी हालांकि वो घर पे है, अभी आराम ही कर रहे हैं। हाँ, अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि अब हाँ जिम्मेदारी आपने संभाल ली। जिम्मेदारी घर की थी तो मैं भी संभालनी पड़ी। बिल्कुल। और काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, अभी वो घर पे ही है। और मेरे परिवार में मेरे से बड़ी 5 सिस्टर्स भी है। अच्छा। और पिताजी ने, भाई मैं एक ही हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के अंदर भी, सब में। और शिक्षा के अंदर पिताजी ने काफ़ी दूरगामी सोच रखते हुए हमें सभी भाई बहनों को सर पढ़ाया है। मेरी 500 बहनें ग्रेजुएट भी है और पीजी भी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनमें से एक हमारे मेरी जो सिस्टर है वो CHO में भी है। CHO हाँ, लगे हुए भी है।
और कुछ मेहनत भी कर रहे हैं अभी तक। और उसके बाद मैं अगर मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं तो मैं आपकी पूरा 10 से बताइए, आपने स्कूलिंग से बताइए। हाँ, स्कूलिंग में प्राइमरी स्कूल मेरी जो है आदर्श विद्या मंदिर बायतू के अंदर भी हुई। उसके बाद मैंने छठी के अंदर नवोदय विद्यालय पचपदरा में प्रवेश लिया। छठी से मैं 2005 से लेकर 2012 तक नवोदय में रहा। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा जगदीश, नवोदय के बारे में भी सिस्टम क्या होता है कि वहाँ से काफी विद्यार्थी निकलते हैं और मतलब पूरी स्कूलिंग 6 क्लास से लेकर 12 तक मतलब एक बार जाने के बाद बाहर भी नहीं निकलते जनरली, ये देखा हाँ, जाता है। जनरली क्यों सर, बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं होती कि वहाँ बहुत कम लोगों को ही, किस्मत वालों और मेहनत वालों को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपन वहाँ नवोदय के अंदर जाए। अब तो हालांकि काफी लोगों में जागरूकता भी आई है, पर जिस समय हम गए थे उस समय लोगों के अंदर कम जागरूकता थी। गांव ग्रामीण परिवेश में पता भी नहीं था कि भाई एक जिले में ऐसी एक सेंट्रल स्कूल भी होती है जिसमें हर कुछ सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करी जाती है। अपने को सिर्फ बहुत खर्चे के नाम पर नाम मात्र बिल्कुल पूरी सुविधा निःशुल्क है वहाँ पे। तो मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। छठी से लेके मैंने 12वीं तक का अध्ययन वहाँ पे किया। हालांकि मैं साइंस स्ट्रीम से रहा, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। पीसीएम से मैंने 12th की। उसके बाद ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे? 12th में सर मेरे 81.20%। 81 उस समय जब आपने कब किया था? 2012 में पास आउट हुआ था मैं सीबीएसई से। मतलब बहुत अच्छा एक स्कोरिंग माना जाता था। सीबीएसई से था मैं, सीबीएसई में भी अच्छा स्कोर है ये। हाँ, उसके बाद 10th में कितने परसेंटेज? 10th में हमारे सर सीजीपीए था। हम जब पहली बार 10th में आए उस समय ये शुरू हुआ था सीसीई का कोकर, उसमें मेरा 8.0 सीजीपीए था। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब बचपन से ही होशियार रहे हैं? हाँ, बचपन से जरूर, मतलब गुरुजनों का जो मेहनत रही और भगवान की दया से जो कुछ भी था अच्छी स्थिति में रही। फिर 12th के बाद में? 12th के बाद में मैंने बीटेक को थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसको दरकिनार किया और मैं बीएससी की लाइन के अंदर आया। जेएनयू में मैंने एडमिशन लिया। ट्राई किया था क्या उधर बीटेक वाली लाइन? नहीं, एग्जाम दिया था पर उसमें उतना ज़्यादा इच्छा नहीं थी शुरुआत से भी थोड़ी, इसलिए पारिवारिक उसमें फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया जवाहरलाल नेहरू व्यास यूनिवर्सिटी में 2000 जेएनयू जोधपुर न्यू कैंपस में 2012 से लेके 2015 तक वहाँ पे रेगुलर रह के पढ़ाई की। बीएससी की कॉलेज जाते भी थे, वहाँ प्रैक्टिकल्स कोई क्लासें भी लगती थी उसमें, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये जो 3 साल थे आपके, इस 3 साल में केवल कॉलेज ही कर रहे थे या साथ में कुछ तैयारी भी कर रहे थे? नहीं, कॉलेज ही कर रहे थे। उस समय तक ज़्यादा हम क्या है, मध्यम वर्ग की फैमिली में, परिवार में, जिंदगी में पहले कुछ डिसाइड नहीं होता। जो परिस्थितियाँ मौके पर करवाती है वही चीज़ साथ चलते हैं। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि पीछे परिवार के अंदर भी ज़्यादा कुछ पढ़ाई का नहीं था। तो वो नहीं था कि एक भाई कैरियर के उस अपने हिसाब से बिल्ड करना, वो नहीं था। ग्रेजुएशन के दौरान तक आगे का कुछ नहीं सोचा था, बस बीएससी करनी चल रही है, बीएससी करनी, वो हो गई। ग्रेजुएशन करने के बाद जब गांव गए तो लगा कि भाई परिवार की स्थितियों में पैसे की और मुझे भी नौकरी भी काफ़ी ज़रूरत है। तो उस समय सोचा कि भाई अब कोई न कोई तो जॉब लेनी ही पड़ेगी। तो उसी समय 2016 के अंदर ही सीजीएल की वैकेंसी आई एसएससी की। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से था और मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैं वापस यहाँ जोधपुर आया। मैंने 2-3 महीने कोचिंग भी की। एसएससी 2016 सीजीएल का अटेम्प्ट दिया। उसमें मैंने सभी 3 स्टेज क्लियर किए और फाइनल मेरिट में मैं थोड़ा, मेरी कमी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी मेहनत की कमी की वजह से फाइनल मेरिट में मैं 2 अंकों से रह गया था 2016 सीजीएल के अंदर। उसके बाद उसके साथ ही मेरा ग्राम सेवक भर्ती 2016 में चयन हो गया था उसके साथ में। तो वो इतनी मलाल नहीं रहा कि उसमें चयन नहीं हो पाया, साथ में इसमें हो गया था। उसके बाद एसएससी 10+2 में भी मेरा रिटर्न में चयन हुआ। मैं फिर इधर वीडियो में हो रखा था तो मैं नहीं गया वहाँ पे टाइपिंग में, और सीपीयू में भी एक अच्छा स्कोर हुआ था। फिर मैं उसमें भी फिजिकल देने नहीं पहुँचा, मेरा इधर ग्राम सेवक में हो गया था। नवंबर 2017 में मेरी सर इधर ज्वाइनिंग होगी ग्राम सेवक में। ग्राम सेवक में आपने ज्वाइनिंग भी ले ली थी? बिल्कुल ज्वाइनिंग ली मैंने, 13 महीने ग्राम सेवक की नौकरी भी की। कहाँ पर पोस्टिंग थी? वहीं हमारे बाईतू के पास में गिड़ा तहसील है, गिड़ा में खारापार पंचायत में था मैं वहाँ पे। फिर साथ में बीएड? फिर साथ में बीएड, जब तक ग्राम सेवक की ज्वाइनिंग हुई उस समय एग्जाम बाकी थे ओनली। तो ज्वाइनिंग के बाद हमारे एग्जाम हुए थे और रिजल्ट पहले आ गया। बीएड के ड्यूरिंग में रिजल्ट आ गया था। बीएड के बाद में? फिर बीएड के बाद में 18 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था बीएड का, और 12 फरवरी को रीट का एग्जाम था। अच्छा। 2018 में, बीच में थोड़े दिन का गैप था। फिर मैं उस समय ग्राम सेवक ट्रेनिंग चल रही थी, हम वहाँ से अनुमति लेके एग्जाम देने पहुँचे। रीट का एग्जाम दिया। जुलाई में जब रिजल्ट आया तो रीट में भी काफ़ी अच्छे नंबरों से रीट
परीक्षा उत्तीर्ण की। नीट में भी आप टॉपर्स के श्रेणियों में थे लगभग? हाँ, लगभग मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छी रैंक थी, ऑल ओवर तो मुझे याद नहीं कितनी थी, बट उसमें क्या थोड़ा वो स्कूल ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी इंक्लूड होते थे। अच्छा, तो वहाँ पे कितने परसेंटेज थे ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन में मेरे कम परसेंटेज थे, हालांकि 3 साल में ज़्यादा उतना पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और कुछ सरकारी कॉलेजों में अपने को पता इतनी रेगुलर क्लासेज वगैरह भी नहीं होती है, और कुछ यहाँ पर अपने मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से था, तो अपनी इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा इंग्लिश मीडियम का माहौल नहीं था। अच्छा, नवोदय में इंग्लिश मीडियम था? नवोदय में इंग्लिश मीडियम था, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम का इतना माहौल नहीं था, हमारे पास मैटर भी नहीं मिलता था बहुत बार। तो ये अभी सिचुएशन थोड़ी क्या है राजस्थान में, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल से बच्चे निकल कर कॉलेज में आ रहे हैं, तो कॉलेजों में बिल्कुल हो रही दुविधा। हमारे पास बहुत कम मैटर मिलता था, यहाँ किताबें तो मिलती नहीं, लाइब्रेरी में कभी जाते थे, कोई 1-2 किताब लाते थे। राजस्थान के एग्जाम में कॉलेज में भी उनके साथ दिक्कत होती है, कंटेंट नहीं मिलता, या पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते, या फिर उसके बाद में कंपटीशन में, राजस्थान की कंपटीशन में भी दिक्कत होती है? बिल्कुल होती है। अपन कहीं एक स्पेशली इंग्लिश मीडियम की कोचिंग के अंदर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज इंग्लिश में करो, वो तो मैंने कर दी, मेरी बस की बात थी। कह रहे हैं कि सर कोर्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंग्लिश मीडियम में लाइए। मैंने कहा वो मेरे बस की बात नहीं। सही है सर, होता है, फिर चेंज करना पड़ा मुझे भी मीडियम। मैंने ग्रेजुएशन तक तो जैसे तैसे भी करके रखा इंग्लिश मीडियम, और फिर बीएड मैंने हिंदी मीडियम में लिखा। अच्छा। बीएड के जो एग्जाम थे वो सभी इंग्लिश, क्योंकि वहाँ बीएड में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता मैटर। यहाँ तो फिर भी साइंस स्ट्रीम थी तो साइंस की किताबें तो और भी मिल जाती, बीएड में तो बिल्कुल ही नहीं मिला, कुछ नहीं था। फिर हिंदी से वापस किया। तो फिर इधर ज्वाइन वीडियो छोड़ के फिर मैंने दिसंबर 2018 के अंदर इसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में, गांव के लोगों ने कहा ना कि यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी हैं और ग्रेड 3 टीचर बन रहे हैं, मास्टर जी बन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कहा भी था, पर मुझे ये था कि मैं पढ़ूंगा तो कुछ जिंदगी में और आगे भी बढ़ सकता हूँ। वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड का, थोड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी वहाँ पे ज्यादा रहता, तो वहाँ आदमी पढ़ नहीं सकता। थोड़ा सम्मान वीडियो में ज्यादा रहता है। बिल्कुल रहता है, जहाँ पे लोगों की मतलब प्रत्यक्ष लाभ होता है उस चीज पर लोग थोड़ा ज्यादा सम्मान देते हैं। हालांकि शिक्षक को भी सम्मान देते भी है, पर वहाँ पे लोगों को एक प्रत्यक्ष फायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म स्वार्थ की दृष्टि से थोड़ा ज्यादा वीडियो साहब से काम बढ़ेगा। सही है, तो वो स्थिति थी। चलिए, उसके बाद में फिर आगे क्या प्लान रहा आपका? उसके बाद में मैंने 3rd ग्रेड ज्वाइन की, तो उसके बाद एक लेक्चरर की भर्ती भी आई थी। उसमें मेरी एमएससी चल रही थी मैथमेटिक्स के, कोटा ओपन से ही लेक्चरर की भर्ती आई। उसमें मैंने 1-2 महीने तैयारी भी की, परंतु उसमें मेरा एक पेपर ड्यू था और उस समय एग्जाम भी लगभग आरपीएससी की फिक्स हो गई। आपने एमएससी मैथमेटिक्स से की? हाँ। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि बीएससी फिर एमएससी मैथमेटिक्स, और फिर ये भूगोल की यात्रा कैसे शुरू हुई फिर साथ में? भूगोल की यात्रा देखे तो सर मेरा इतना ज़्यादा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं एमए करूँ, पर मेरी एक साथी है, उन्होंने जब वो फॉर्म भर रहे थे एमए का, तो उन्होंने ये कहा कि आपका भी फॉर्म साथ में लगा देते हैं, प्रैक्टिकल में साथ में चलेंगे तो थोड़ा साथ। कई बार ये होता है कि साथ के लिए भर देते हैं। हाँ, साथ के लिए भरा था बिल्कुल। उन्होंने कहा सोचा था कि मुझे आगे नहीं सेकंड रैंक आएगी भूगोल में, वो भूगोल भी नहीं सोचा था। भूगोल का भी उन्होंने कि हम भूगोल में फॉर्म भर रहे हैं, आपका भी भर दे तो हमारा भी भर दो भूगोल के अंदर, वही फॉर्म वहीं से लगा। उसके बाद भी ज़्यादा वो नहीं था, एमए चलती रही, 2 साल में पूरी हो गई, इधर भर्ती का भी नहीं लग रहा था। और 2021 में मैंने आरएस प्री का भी दिया, उसमें प्री हो गया, पर आरपीएससी ने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मेंस की डेट डाल दी, और इन सर्विस रहते हुए भी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं उपलब्ध हो पाई और तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए फिर वो मुझे मेंस ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा। मैंने लिखा नहीं था, तो मेंस ड्रॉप करने के तुरंत बाद ही अप्रैल 2022 के अंदर इसकी विज्ञप्ति आई। कुल मिला के ये हम इस बात पर पहुंच रहे हैं कि आपने कोटा ओपन से, हाँ, कोटा ओपन से एमए किया ज्योग्राफी में, और उसमें पढ़ के दिया था एग्जाम? क्या दिया? हाँ, थोड़ी बहुत स्कूलिंग की जो मेरे पास ज्योग्राफी का नॉलेज था, और एक बार किताबों को भी जरूर थोड़ा बहुत देख के हाँ, सिलेबस के हिसाब से देखी थी। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की मानसिकता कब बनाई थी आपने? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की मानसिकता जब आरएस मेंस छूटा तब लगा, थोड़ा धक्का लगा कि यार मतलब हम वीडियो भी छोड़ के आए हैं, अभी यहाँ 3rd ग्रेड पे अटके पड़े, 3-3.5 साल 3rd ग्रेड की नौकरी हो गई, उससे मोह भंग हो गया। हाँ, 3-3.5 साल 3rd ग्रेड की भी नौकरी होगी, तो अब मौका था जो आरएस का, वो भी मेंस लिखानी ड्रॉप हो गया। और ऊपर से एमए का रिजल्ट ही लगभग 1-2 दिन का गैप था, 2 दिन या तो पहले आया था विज्ञप्ति से, या 2 दिन बाद आया था एमए का रिजल्ट। विज्ञप्ति भी साथ साथ में आई और योग्यता भी अपने साथ में हो गई, भाई अब एमए में हम फर्स्ट ग्रेड में भूगोल के अंदर एलिजिबल है। तो उस समय विचार बनाया कि अब तैयारी करेंगे करते करते भी इसमें 15-20 दिन निकल गए। फिर एक बार जोधपुर आना हुआ, तो मैं यहाँ जोधपुर आया, कुछ किताबें लेके गया, एनसीईआरटी, एक सविंदर सिंह क्रॉनिकल भूगोल, 2-4 किताब लेके गया। मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। तब तक स्कूल की लगभग छुट्टियां लग गई। 15 मई से, हाँ मई की बात, मई 2022 की 15 मई से छुट्टियां
स्कूल की हो गई, छुट्टियां मिली 5-10 दिन उसमें भी पढ़े। फिर एक परिवार में शादी थी, उसको अटेंड किया, तब तक 1 जून आ गई थी और लगभग 24 या 25-26 तारीख को मतलब वैकेंसी आने के बाद की इस हाँ, बात वैकेंसी आने के बाद की है। अप्रैल में वैकेंसी आई थी, उसके बाद ही मैंने भूगोल की किताब वगैरह ही खरीदी थी और उसके बाद ही मानस बनाया था तैयारी का। कोटा ओपन हाँ, कोटा वो चल रही थी साथ में, एमए चल रही है और वो एमए विज्ञप्ति के साथ ही कंप्लीट हो गई। 2022 में जो है इनकी एमए हुई है कोटा ओपन से, और 22 में साथ में वैकेंसी आ गई थी। 22 में आई थी वैकेंसी। हाँ, 22 में आई थी, अप्रैल 22, 28 से 1 अप्रैल की 28 अप्रैल में वैकेंसी आ गई थी, शायद मई में उसकी डेट भी आ गई थी। हाँ, और अक्टूबर में अपना पेपर हो गया था। 8 अक्टूबर पहली डेट आई थी। उससे पहले कोई बड़ा प्लान नहीं था, और उसके बाद तभी मैंने लिखा कि 5 माह की तैयारी में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि मेहनत तो की है, मेहनत के बिना देखो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर आप 5 महीने में सेकंड रैंक ला सकते हो, बैकग्राउंड थोड़ा मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स वालों की थोड़ी पकड़ मजबूत होती है। बिल्कुल सर, चीजों को जल्दी साइंस पकड़ वालों लेते को हैं, फायदा मिलता है। साइंस वाला फायदा मिलता है। और अधिकांश तो ये देखने को मिलता है कि साइंस वाले सारे ज्योग्राफी में ही आते हैं, ज्योग्राफी से ही जो है वो अपना मतलब पीजी करते हैं और फिर आगे फर्स्ट ग्रेड का प्लान करते हैं। तो ये 5 माह की रणनीति आपकी फिर मई से स्टार्ट हुई है। मई से स्टार्ट हुई। मई में फाइनल मानस बना लिया था कि अब तैयारी हाँ, करना। मई में विज्ञप्ति आने के बाद जब बुक्स लाया फिर हो गया था। एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, 15 से 20 दिन लगे। एनसीईआरटी की 4 किताबें थी, 11th-12th को उनको पढ़ा। और हाँ, उसके बाद क्रॉनिकल शुरू की। तो 1 जून को मैं जयपुर गया था। 1 जून को मैं जयपुर गया। 2 जून को मैंने जयपुर में एक विजन ज्योग्राफी कोचिंग है, एसपी गोस्वामी सर के और कौशलेंद्र शर्मा सर के निर्देशन में चलती है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे ऑफलाइन बैच पहले से चल रहा था, वो लगभग पिछले अक्टूबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर 21 से, तो वो लगभग एंडिंग के ऊपर ही था। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन भी साथ साथ में लीजिए। उन्होंने मुझे ऑनलाइन दिया, मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखी, और जो ऑफलाइन की क्लासेज थी 40 या 45 क्लासेज ऑफलाइन की लगी थी लास्ट में। हाँ, पीजी चल रही थी और कुछ पोर्शन राजस्थान का बचा हुआ था। मैं गया उस समय इंडिया चल रही थी, इंडिया का आधा पोर्शन हो चुका था, और फिर कुछ पोर्शन पीजी का भी हुआ और कुछ पोर्शन राजस्थान का हुआ। ऑफलाइन में इतना ही हुआ था, बाकी सब कंटेंट मैंने कोचिंग से ऐप से ऑनलाइन पढ़ा। और जून में ही सर ने जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी 8 जून से। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट थे, तो वो मैं एक दिन का टास्क वही रहता था कि जिस टॉपिक का टेस्ट है आज उसको पढ़ना है, और उसके शाम को जो वो टेस्ट अपलोड होता था टेस्ट देना है। उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे जून और आधी जुलाई तक लगभग मैंने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया था। 45-50 दिनों के अंदर एक बार, ऑफलाइन से मिला तो किताबों से मिला तो ऑनलाइन से 45 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर 45 से 50 दिनों में मैंने एक बार 10 यूनिट है पढ़ ली थी, सेकंड पेपर। उसके साथ में जैसे एनसीईआरटी से शुरू किया, और ये वर्ल्ड मैपिंग का क्या मतलब, वर्ल्ड मैपिंग थोड़ा सा देखा है, क्योंकि इससे ज्योग्राफी आसान होती है। आपके लिए भी ज्योग्राफी पूरी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी ज्योग्राफी मेरे लिए। नई ज्योग्राफी में थोड़ी जिज्ञासा भी ज्यादा होती है। पुराने पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या है, उसमें थोड़ी निरस्ता आती जाती है। नए वाले में विद्यार्थियों में थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि मुझे फटाफट चीजें देखनी है, कवर करनी है। एक रहता है कि यार सब्जेक्ट में पहले तो ऐसा डर नहीं लगा कि फर्स्ट ग्रेड नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट ग्रेड कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा बिल्कुल सा जब मैं कोचिंग गया था तो वहाँ लगभग बंदे नया कोई नहीं था, बहुत कम 1-2 बंदे ही थे हमारे जैसे जो लेट ज्वाइन की थे। बाकी कई तो पिछला अटेम्प्ट भी दे चुके थे, बाकी रंजे मंजे थे। हाँ, और कईयों ने इस अटेम्प्ट में भी लगभग उनका पूरा हो चुका था। तो वहाँ लोगों से सुनते तो बोल रहे थे 1 बार भूगोल पढ़ लिए, कोई बोल रहे 2 बार पढ़ लिए, कोई बोल रहे कि पिछला अटेम्प्ट भी दिया था और इस बार भी 2 बार तो पढ़ लिए। उसमें मन में लगता था कि अब तो हम आए इस मैदान में, कुछ है ही नहीं। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के गए तो कुछ है ही नहीं। फिर भी देखा कि भाई अब 2-3 महीने का समय है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की। अगर जगदीश उस समय ये सोच लेता कि अब मेरे पास 3 से 4 महीने 5 महीने, अभी तो मैं एनसीईआरटी पे हूँ और लोग पूरी कोचिंगें कर चुके हैं, 2-2 3-3 बार सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं, अगर ये सोच लेते और वहीं रुक जाते तो आज हो सकता है कि आप 3rd ग्रेड में ही होते। तो ये सोच का फर्क होता है, माइंडसेट का फर्क होता है। आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप जो है युद्ध जीत सकते हो। संकल्प की शक्ति अगर आपकी मजबूत है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो जगदीश ने सबसे पहले यही, मुझे भी प्रेरणा मिली है कि जगदीश ने सबसे पहले माइंड में सोच लिया कि कर लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, करते हैं, मतलब चलना तो शुरू करते हैं। पहले ही सोच लिया कि यार इतनी बाधाएं हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, वो आपका नेगेटिव माइंडसेट होता है कि पहले आप चुनौतियों को देख रहे हो, बाधाओं को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके साथ में संभावनाएं भी है। तो अगर आप संभावनाओं को देखते हो और चलना शुरू करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। और ये तो कभी जिंदगी में ही नहीं सोचा होगा कि 2nd रैंक बिल्कुल, मतलब जब तक एग्जाम दिया तब तक भी नहीं सोचा था कि 2nd रैंक आएगी। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे विद्यार्थियों से बात होती है, बहुत सारे आरएस में भी टॉपर्स निकलते हैं, सब यही कहते हैं, आईएएस में टॉपर्स निकलते हैं, सब यही कहते हैं
कि हमने तैयारी की थी, मेहनत की थी, लग रहा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक आ जाएगी, इसका कभी सोचा नहीं? रैंक को सोच के कोई एग्जाम नहीं देता सर। आपने जब आपको देखा कि रैंक सेकंड आ गई तो आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल काफ़ी मतलब वो जो खुशी के पल थे उसको हम मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो ये क्या था कि एग्ज़ाम के बाद जब आरपीसी की जारी की, उस की से जब लोगों ने अपने नंबर बाहर निकालने शुरू किए, उस नंबरों की जो एक लिस्ट बनी उसमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया था, और उसमें उस नंबरों में मेरी सेकंड रैंक की थी, फर्स्ट रैंक मुकेश जी की थी उस समय भी। तो वो थोड़ा आइडिया तो था कि भाई लगभग अपन सिंगल डिजिट में तो रह ही जाएंगे। एक आपके एग्जाम के दिन भी आपने बताया कि ट्रेजेडी हो गई कि पूरा डेंगू में जो है एग्जाम देके आए थे। हाँ, एग्ज़ाम के दिन जिस दिन मैं फर्स्ट पेपर देने बैठा, उस समय जो मेरा 75 मिनट का पेपर था उसमें कम से कम मैं 20 मिनट सोया था, और उस दिन काफ़ी हालत ख़राब थी। एग्ज़ाम के बाद जब वापस निकला तो लोगों ने पूछा तो मैंने यही कहा था भाई भीड़ का हिस्सा बनेंगे। मुझे ये था कि 61 सवाल में अटेम्प्ट करके आया था, तो हर बार जब टेस्ट देते थे तो यही लगता था 5-10 क्वेश्चन तो हो ही जाते गलत। तो ये था कि भाई 5-10 गलत हो जाएंगे, कुछ भरपाई में चले जाएंगे तो अपन 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में ही रहेंगे, तो भीड़ का हिस्सा ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। पर जो भगवान का शुक्रिया करे या जो किस्मत थी कि 61 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें मात्र 3-4 सवाल ही गलत हुए और एक भरपाई में चला गया, तो 56 क्वेश्चन मेरे वैसे उसमें फर्स्ट पेपर में बच गए थे। अच्छा, क्योंकि फाउल अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मेरा तबीयत सही नहीं, तो जो क्वेश्चन आ रहे थे एक बार ही पेपर को पढ़ा, दोबारा पेपर पढ़ने को टाइम ही नहीं, इतना ही टाइम होता है फर्स्ट पेपर में, और उसके बाद भी जब थोड़ा बीमार रहते हैं तो वो हो जाता है। उसके बाद वापस आके मैं सो गया, टैबलेट वगैरह लेके, शाम तक थोड़ा बहुत सही हुआ कि भाई हाँ एग्ज़ाम तो दे पाएंगे। सुबह वापस टैबलेट लेके एग्ज़ाम देने में बैठा तो ठीक था। आधे एग्ज़ाम में मैंने दिया, आधे में मैं उसमें भी कम से कम आधा पौन घंटा उसमें भी मैं सोया ही होऊंगा। और उसके बाद जब वो सब्जेक्ट का पेपर देखा तो एक बार थोड़ा स्वास्थ्य भी सुधर गया कि भाई हाँ पेपर तो अच्छा है। एक बार पढ़ने से लगभग हाँ फटाफट से क्वेश्चन हो रहे थे, वो नहीं था, क्योंकि मैंने लगभग 10 से 12 हज़ार MCQs निकाले थे भूगोल के, तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने को कि भाई हाँ जो क्वेश्चन हो रहे थे वो फटाफट हो रहे थे। और पहली बार में लगभग मैं 120 या 21 टिक लगा के मैं एक बार आश्वस्त हो गए, थोड़ा आराम कर लिया था कि भाई हाँ पेपर एक बार पढ़ लिया और इसमें इतने हो रहे हैं, इसमें कम से कम 5-7 होंगे जो गलत होंगे। एक प्रियंका शर्मा का क्वेश्चन भी है कि आपने इंग्लिश मीडियम से फिर तैयारी की या हिंदी मीडियम? नहीं, ज्योग्राफी मैंने हिंदी मीडियम से की। साइंस थी, ग्रेजुएशन तक ही इंग्लिश मीडियम था, फिर इंग्लिश मीडियम का साथ छूट गया, इंग्लिश मीडियम में कहीं मैटर वगैरह भी नहीं मिला, तो फिर वापस हिंदी मीडियम में आना पड़ा। इसके साथ में आपका स्कोर क्या रहा ओवरऑल? ओवरऑल मेरा जो स्कोर है आरपीएससी की से 352 352 नंबर बन रहे थे। 352 नंबर बहुत शानदार नंबर थे, और 112 नंबर फर्स्ट पेपर में आ रहे थे, और 121 सवाल जो 242 नंबर उसमें 242 सब्जेक्ट में थे आप। और थोड़ा सा अब आते हैं हम पेपर 1 पे आते हैं, थोड़ी सी रणनीति जानेंगे। पेपर 1 को हालांकि साइंस बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश मीडियम भी था, मैथमेटिक्स भी थी, तो साइंस पेपर 1 का क्या रणनीति रही आपकी? पेपर 1 सर देखे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग पर, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसमें कम से कम 10 सब्जेक्ट आते हैं छोटे मोटे, तो हर सब्जेक्ट को आपको कवर करना एग्जाम के टाइम में मुश्किल हो जाता है। ये 1 मिनट में रोकना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात कही कि आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है, मतलब साइंस में आपका बेस क्या है, मैथमेटिक्स में आपका बेस मतलब क्या है, या इंग्लिश में आपका बेस क्या है। एकदम से एग्जाम के टाइम आप तैयारी एकदम से नहीं 10 सब्जेक्ट अपन कवर नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट को तो फोकस करके फिर भी पकड़ कर सकते हैं, पर तो 5-7 सब्जेक्ट जो बड़े बड़े हैं उसमें वो सब है तो सेकेंडरी लेवल का ही, उससे ज्यादा का उसमें कुछ नहीं है। अगर आपने 10वीं तक की भी आपकी स्कूलिंग ढंग की हुई, उसके बाद भले आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, आपके लिए आसान हो जाता है। हाँ, तो भी वो सही हो जाता है उसको पकड़ करना। तो आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये साइंस तो ठीक हो गई। हाँ। और ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट सबसे अधिक मात खाते हैं। हाँ, वो लगभग छोड़ के ही आ जाते हैं, वो उनके सिलेबस से बाहर ही रखते हैं, वो सोचते हैं कि इनको तो स्किप ही करना है, तो वो रहता है रणनीति में अलग अलग स्टूडेंट। हाँ, तो उसी से 10-20 नंबर की जो लैगिंग रह जाती है उनकी। आपको यहाँ पे तो बेनिफिट मिला होगा? बिल्कुल मिला सर, फर्स्ट पेपर में जो हमारा बैकग्राउंड था साइंस का उससे बिल्कुल मैनेजमेंट वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो हाँ हिस्ट्री मैंने फर्स्ट पेपर में फोकस करके सिर्फ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और मैनेजमेंट और करंट, इन चीज़ों को ही पढ़ा था। बाकी वाली चीज़ें स्कूलिंग से और बाकी टाइम मिलता थोड़ा बहुत कहीं ऑनलाइन देख लेते थे या जैसे तैसे करके। मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ा? मैनेजमेंट के लिए मैंने SS यादव सर की जो किताब आती है, अच्छा, वो पढ़ी, सफिशिएंट, वो सब उससे सारा हो गया। हाँ, आराम से हो जाता है। और उसके बाद में अपने करंट अफेयर के लिए? करंट अफेयर सर मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ता था, वही पढ़ी, और ना लास्ट में मैं नाथ पब्लिकेशन की जो एक किताब आई थी करंट अफेयर की, हाँ, वो लेके आया। अच्छा, चलो ये फर्स्ट पेपर की मोटी मोटी रणनीति है। और सेकंड पेपर में जैसे साइकोलॉजी भी थी और अपना सब्जेक्ट था,
हाँ, सेकंड पेपर में इस बार ये अच्छा हुआ कि साइकोलॉजी का वेटेज कम कर दिया। 20-22 क्वेश्चन ही आ रहे थे, 21 क्वेश्चन आ रहे थे, तो उस समय थोड़ा ये था कि 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ज़्यादा आ रहे, वो भी अच्छा था। साइकोलॉजी के लिए ठीक था, दिमाग में थोड़ी अच्छी पकड़ थी, तो मैं पहले तो वो लेके आया था अवनी पब्लिकेशन की जो बड़ी पोथी आती है, उसको एक बार पढ़ा। फिर वो थोड़ा सिलेबस से ज़्यादा लिख रखी, हर चीज़ काफ़ी डीप में लिख रखी थी, इतने फैक्ट्स याद भी नहीं होते और परीक्षा के अंदर आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सवाल अप्लाइड आते हैं। साइकोलॉजी अप्लाइड आती है और अप्लाइड आने से कंसेप्चुअल लोगोग को बहुत फायदा हो जाता है। रटने वालों को तो शायद हो ना हो, पर जो लोग समझते हैं उस चीज़ को, उसको उनको फायदा हो जाता है। कंसेप्ट कम याद करने पड़ते हैं और आप उस चीज़ को समझ से आराम से सवाल हो जाते हैं। फिर मैंने वंदना जादव की किताब भी लेके आया था मैडम की, और उसके पीछे जो क्वेश्चन आ रखे थे वो भी किए। और यूट्यूब पर मुझे एक प्ले लिस्ट मिल गई थी जिसमें लगभग 2009 या 8-9 के बाद के जितने भी लेक्चरर के एग्जाम हुए थे, उन सभी एग्जामों के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, उन सभी का सॉल्यूशन वो रखा था। तो उसको मैं रात को सोते समय या फिर जब कभी भी थोड़ा किताबों से बोर हो जाते थे तो उनको मैं सुनता था। फिर सब्जेक्ट पे आते हैं, साइकोलॉजी के मतलब अच्छा गया आपका कुल मिलाकर? हाँ, साइकोलॉजी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ बस। बहुत शानदार गया ये। सब्जेक्ट में मोटा मोटा बताइए कि सब्जेक्ट में कैसे किया ये। सबसे पहले देखो 5 महीने की रणनीति जो है हमने सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के लिए कहूँगा कि आपको डरना नहीं है कि इन्होंने 5 महीने में कर लिया। देखो थोड़ा सा कुछ जगदीश का जो है माइंड अच्छा है, पकड़ने की चीज़ें अच्छी है। मैं ये मानता हूँ कि अगर जगदीश की जगह मैं होता तो मैं 5 महीने में नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश जरूर करता, क्योंकि मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ। जगदीश भी एवरेज है, लेकिन थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से और थोड़ी अधिक मेहनत के कारण से और थोड़ी सी कम मटेरियल के कारण से ये यहाँ तक पहुँचे, सेकंड रैंक आई है। तो मेन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या प्लान रहा आपका, क्या क्या कंटेंट पढ़े, किताबें मोटी मोटी लाए या क्या रणनीति रही? नहीं सर, ज़्यादा मैं किताबों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम था। एक ही दौड़ थी, 100 मीटर की फराटे से दौड़नी थी, इतना ही समय था। लंबी दौड़ दौड़ने का समय नहीं था। मैराथन नहीं दौड़ना, मैराथन टाइम ही नहीं था, और मैराथन में स्टेमिना भी चाहिए जो अपने को एकदम नहीं बनता, बढ़ाना पड़ता धीरे धीरे। तो जब मैंने मई में मानस बनाया कि तैयारी करनी है, जून को मैं जयपुर पहुंचा। उस समय NCERT पढ़ के गया था, कोचिंग में गया तो भी था। उसके बाद मैंने सबसे पहले ही प्रोसेस किया तो सब्जेक्ट को सबसे पहले यूनिट थॉट से शुरू की। ऑनलाइन जब मैंने क्लास देखनी शुरू की तो सबसे पहले थॉट देखा, वही नई यूनिट थी। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी बहुत सविंदर सिंह से पढ़ी भी थी जयपुर जाने के बाद। हाँ, NCERT पढ़ी। NCERT के बाद क्रॉनिकल में भी पहले फिजिकल की यूनिटें लिखी होती है, और सविंदर सिंह पढ़ी तो भी फिजिकल की यूनिट थी। फिजिकल साइंस वालों को क्या है, थोड़ा बेनिफिट रह जाता है कि आसान कंसेप्ट, जियोमॉर्फोलॉजी के हो और भले ओसिनोलॉजी की हो, थोड़ा आसानी से बन जाते हैं, वो कंसेप्ट बन गए। उसके बाद जब हुआ तो मैंने ऑनलाइन जैसे भी शुरू किया, सबसे पहले थॉट से ही शुरू किया। थॉट बड़ा सब्जेक्ट का किसी भी बेस होता है, हर चीज़ का दर्शन है। जो जिस समय आपको सब्जेक्ट की फिलोसफी समझ में आ जाएगी, दर्शन समझ में आएगा, तो आपका एक काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा सब्जेक्ट का, कि भाई सब्जेक्ट की दिशा क्या है, सब्जेक्ट की विषय वस्तु क्या है, आपको किस दिशा में बढ़ना है, क्या सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, क्या वो पढ़ने का मांग रहा है, उससे गाइड हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थॉट से आपका एक ओवरव्यू बन जाता है सब्जेक्ट के प्रति, और आपको ये पता चल जाता है कि ये विषय डेवलप कैसे हो, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो उससे भी चीजें जुड़ जाती है, इंटरलिंक हो जाती है, तो ये भी आसान हो जाता है। थॉट के बाद मैंने कार्टोग्राफी पढ़ी ऑनलाइन। कार्टोग्राफी में क्या पढ़ा? कार्टोग्राफी में जो ऑनलाइन सर के वीडियो डाल रखे थे, ऑनलाइन ही देखने का मौका मिला, ऑफलाइन तो नहीं देखा। शुरुआत में स्केल से शुरू होती है, वैसे भी कार्टोग्राफी छोटा सा टॉपिक है स्केल का। उसके बाद प्रोजेक्शन है और मैप है, 3 अपने मेन टॉपिक है इसमें स्कूल लेक्चरर में कार्टोग्राफी का। पर कार्टोग्राफी क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स या साइंस के स्टूडेंट के लिए थोड़ी समझने में आसान होती है, और जो कैलकुलेशंस होती है स्केलिंग की, स्केल में भी थोड़ी हमें आसानी रहती है उसमें गणना करने के लिए। कार्टोग्राफी और थॉट जो शुरुआत के अंदर देखे थे, सबसे अधिक दिक्कत होती है हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए, हाँ बिल्कुल मैथ से नहीं होती है, उनको जो तुलनात्मक मापनी में और ये जो RF फैक्टर वगैरह उसमें थोड़ी मिक्स हो जाते हैं वो क्यों स्केल चेंज करनी पड़ती है उसमें थोड़ी चेंज। तो आपने JP शर्मा हमें बड़ी टफ लगती है, बड़ी स्टूडेंट को, हालांकि मैं तो क्या इतने साल से पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप जो है गुड़ के गोल हो गए, वो बात है। तो वो JP शर्मा आपने नहीं पढ़ी? नहीं सर, JP शर्मा मैंने मानस बनाया एक बार बुक स्टोर से खरीदने के लिए हाथ में ली, और फिर काफ़ी बड़ी और वजन देख के समय नहीं था, क्योंकि वो लगभग अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में JP शर्मा लेके आता तो भी वो नहीं हो पाती। और फिर मैं एक मेरे दोस्त के रूम पे भी गया था, मेरे पास फ़ोन में अभी तक वो JP शर्मा के जो प्रोजेक्शन थे उनका जो स्कैन करके मैंने एक PDF बनाई थी वही पढ़ी है, वो शायद ही उसको पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि कोचिंग के जो ऑनलाइन क्लासेज थी कार्टोग्राफी के और उसी के जो नोट्स थे उन 2 यूनिटों में वही किया। अच्छा, और बाकी ये तो हो गया ऑलमोस्ट, मतलब कुल मिला के क्रक्स रूप में कहें
तो कंटेंट आपका सीमित रहा। कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट था। अगर जितने लोगों ने पढ़ा है और तैयारी की है, शायद उनमें से 5% लोग होंगे जिन्होंने मुझसे कम पढ़ा है, 95% लोग होंगे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा ही पढ़ा होगा। मतलब कम पढ़ के उसकी मतलब उसमें से एक्यूरेसी सबसे अधिक हाँ, लेके सबसे आए। बड़ी चीज़ है एक्यूरेसी लाना, क्योंकि आपने पूरा सागर जितना पढ़ लिया है लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है। हाँ, एक्यूरेसी तो उस बहुत पढ़ने मायने का रखती है फायदा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि और एक्यूरेसी आएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज निकालोगे उससे ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही कहा है कि मतलब अभ्यास की ही होगी अंतिम विजय, हम ये कह सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी जो क्वेश्चनों को समझने की क्षमता, क्वेश्चनों में ऑप्शन जो आते हैं उसको एलिमिनेट करने की क्षमता बढ़ जाती है कि इसको गलत को हटाओ, सही की पहचान करो। तो वो आपकी गलतियां वहाँ पर, चूंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो गलतियां वहाँ पे आपकी कम हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभ्यास आपने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा मतलब किया। हाँ, एमसीक्यूज में मैंने कोई कमी नहीं रखी, कहीं से भी मिले मुझे ऑनलाइन मिले हो, भले पहल गाइड के पीछे से थे, भले हमारी जो सर की टेस्ट सीरीज थी बिल्कुल रामबाण की तरह थी। मैं तो कह रहा हूँ वो मेरे सिलेक्शन के अंदर बहुत अहम योगदान है उसका, क्योंकि सर की जो टेस्ट सीरीज का था वो सबसे पहले उन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट लिए, तो उससे प्रत्येक टॉपिक तैयार हो जाता था। फिर सर ने यूनिट वाइज टेस्ट लिए। यूनिट वाइज टेस्ट हमारे ऑफलाइन थे, टेस्ट देने जाते थे, उसमें कुछ क्वेश्चन तो टॉपिक वाले भी कवर होते थे, कुछ नए भी ऐड होते थे। तो कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए होते थे, कुछ क्वेश्चन हमारे नए होते थे, उनको से भी सीखने को मिलता था। और फिर लास्ट में उन्होंने फुल सिलेबस के भी 5 टेस्ट लिए, तो वो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज थी। नोट्स का क्या योगदान है? आपको तो टाइम मिला नहीं होगा नोट्स बनाने के लिए सेल्फ? नहीं सर, मैंने आज से एक दिन मैं लिखने बैठा था, तो मैंने भी, लोग बहुत सारे कहते भी है कि नोट्स जरूरी है सिलेक्शन के लिए, और मैं कहता हूँ जरूरी हो भी सकते हैं, पर जब आपको समय हो, आप शॉर्ट टाइम में तैयारी करते हो, आपके पास समय नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए, जहाँ कहीं से भी मैटर मिल रहा है पढ़िए आप, उसमें आपको नोट्स बनाने में समय जाया नहीं करना चाहिए। एक दिन मैं बैठा, ऑनलाइन में थॉट की क्लास ले रहा था, पहला या दूसरा दिन ही होगा, तो मैंने कहा लिखते हैं। सिर्फ एक पूरे दिन के अंदर मैंने 3 क्लासों को देखा और 3 क्लासों को मैं लिख पाया था, और उसी दिन से लिखने का संन्यास ले लिया। लिखना, हाँ, ऐसे लिखने से तो बिल्कुल काम नहीं होगा। वो 3 कॉपी ही लिखी, 3 पेज या 4 पेज बने थे वही लिखे, उसके बाद पेन को हाथ में लेना छोड़ दिया। मेरा आपकी उस समय के अकॉर्डिंग रणनीति सही थी। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास समय है तो जरूर शॉर्ट नोट्स खुद के भी बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल सर, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जैसे विज्ञप्ति अभी लगभग थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, जुलाई अगस्त में आने की संभावना है, और आएगी भी, जरूर आएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है, स्कूलों में बहुत सारी पोस्टें लेक्चरर खाली, बहुत खाली। तो जुलाई अगस्त में विज्ञप्ति आ रही है, तो उससे पहले जब आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए। पहली रीडिंग में तो आप पढ़िए, भले आपको 2 महीने लगे, लगभग नया आदमी भी 2 या 2.5 महीने 3 महीने में तो अपने आप वो पढ़ ही लेगा। एक बार आप मैटर को पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी कि भाई मुझे लेक्चरर के लिए सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, क्या मांग रहा है मुझसे सब्जेक्ट, बिल्कुल क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हाँ, जब आप सेकंड रीडिंग शुरू करो उस समय आप बिल्कुल अपने नोट्स बनाने शुरू करो। फर्स्ट रीडिंग में आप सिलेबस को पूरा कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एक सब्जेक्ट का बड़ा ब्योरा नॉलेज भी हो जाएगा, भाई ये चीज़ पढ़नी है। फर्स्ट में लिखने बैठ जाओगे तो आपको ये पता नहीं होगा क्या लिखना और क्या छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, किताब को पूरा छाप दो। तो किताब को पूरा छापोगे तो फिर वापस उसको मतलब भी कुछ नहीं है लिखने का, तो फिर किताब ही पढ़ लो। शॉर्ट नोट का मतलब है उनमें से जो चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट लगे उनको लिखना है। जो समझ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको कहीं आप अवॉइड भी कर सकते हो लिखने से। पढ़ने के साथ प्रैक्टिस कितनी जरूरी है? प्रैक्टिस का बहुत रोल रहता है एमसीक्यूज के अंदर। जिस समय आप एक बार पढ़ लो सिलेबस को, दूसरी बार जब आप पढ़ना शुरू करो उसके साथ साथ में एमसीक्यूज निकालना शुरू करो। आपका पढ़ने का तरीका क्या था? मतलब सेकंड रैंक इतने कम समय में लाना, तो लोग स्टूडेंट ये सोच रहे हैं आपने ऐसा क्या नया किया? पढ़ तो सब रहे हैं, आपसे पहले भी पढ़ रहे थे, बिल्कुल, तो वो क्या तरीका है कुछ रिवीजन का या जो भी आप नए में? देखिए सर, लोगों को ज़्यादा तो डाउट रहते कंटेंट पे। मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपर्स भी वही कंटेंट पढ़ते जो दूसरे पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही है कि वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। तरीका दोनों का अलग हो सकता है पढ़ने का, बाकी कंटेंट सबके सब पास ज़्यादातर वही रहता है। पढ़ने में ये था कि मैं एक बार तो उनको पढ़ता था, दूसरी बार जब मैंने रिवीजन, पहली बार सिलेबस पूरा हुआ, दूसरी बार जैसे ही रिवीजन शुरू हुआ तो उसके साथ साथ में हमारे टेस्ट भी चलते थे, वो टेस्ट भी देता था, और एक यूनिट पूरी हो जाती थी जैसे, तो उसके पीछे जहाँ कहीं भी मुझे क्वेश्चन मिलते थे उस यूनिट के रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन निकालता था। उस क्वेश्चन निकालने से एक आइडिया भी लग जाता कि जो हमने यूनिट पढ़ी है उसकी हमें समझ हुई है कि नहीं है, उसमें से कितना फैक्ट है, तो अगर वो हमें याद हुए या नहीं हुए। अगर अपने आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं या कोई ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं
जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर आपको वापस उस यूनिट को थोड़ा पता रहता है ना माइंड में कि अभी मैंने पढ़ा है और मेरा अभी टेस्ट में ये गलत हो गया, गलत हो रहा है, तो याद भी हो जाता है और थोड़ा अपने को पता भी चलता है कि इस यूनिट को और अपने समय और मेहनत करने की जरूरत आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब कमियों की पहचान हो जाती है, हाँ। तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती है, तो ये जरूरी है। बिल्कुल। और उसके बाद में रिवीजन कितनी बार किया आपने, क्योंकि समय आपके पास केवल समय- मई से, अगर हम प्रॉपर माने कि मई से आपने प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट किया फर्स्ट ग्रेड के लिए, अक्टूबर में पेपर था, 5 महीने थे, 5 महीने कितनी बार आपने सिलेबस को निकाला? मैं लगभग देखे तो 20 जुलाई तक एक बार पढ़ लिया था, उसके बाद अगस्त एंड आया तब तक दोबारा पढ़ लिया था, और लगभग 3 बार मैंने सिलेबस को पढ़ा था। और लास्ट टाइम में तो मेरे पास पढ़ने के लिए कंसोलिडेटेड मैटर के रूप में पहल गाइड ही थी, बहुत अच्छी आती है। हमारे मित्र हैं जो है बाल किशन जी सैनी, बिल्कुल सर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका भी योगदान है। मेरे अच्छे मित्र हैं हमारे साथ में, जो अल्प समय में जो तैयारी करते हैं या फिर जिनको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, किताबें नहीं, उनके लिए वो रामबाण है। पूरा भाई जो है, पूरा भाइयों का परिवार, बहनें वगैरह सब, हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से शिक्षा के क्षेत्र में है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने उपलब्ध करवाया है। बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी थे मेरे पास में, और साथ साथ वो पहल भी थी। तो लास्ट टाइम में मेरे पास जो लोग शॉर्ट नोट बोलते हैं ना, वो शॉर्ट नोट के रूप में मेरे पास वो पहल ही थी। उस पहल को मैं पढ़ता था, और लास्ट में तो ये थी कि मैं उसको 4 दिन में भी रिवाइज कर लेता, 4-5 दिन में। अभी ये कमेंट भी आ रहा है, नोट्स की बात चल रही है कि सर फर्स्ट ग्रेड के नोट्स कब निकाल रहे हैं, किसने किया है? जे मेवाड़ ने कहा है। देखो फर्स्ट ग्रेड के, जैसे मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स निकाले तो फर्स्ट ग्रेड की बहुत डिमांड आ रही है, तो मैंने कहा अभी तो मैं बैच स्टार्ट किया है, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हम जरूर निकालेंगे फर्स्ट ग्रेड के शानदार हैंडरिटन नोट्स। जैसा कि अभी जगदीश बात कर रहे हैं, ऐसे ही शॉर्ट एंड क्रिप्स निकालेंगे ताकि कम समय में उसको रिवाइज कर पाए। हाँ, कम समय में ऐसा प्रयास करेंगे हम, ठीक है, जल्दी करेंगे आपके लिए। 3 बार पढ़कर टॉपर है सुरेंद्र राजपुरोहित, ठीक है। और उसके बाद में जो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपको बहुत लंबा संघर्ष तो नहीं देखना पड़ा, बेरोजगारी का कितना दौर देखा आपने? बेरोजगारी का तो सर ज़्यादा देखे तो दौर नहीं देखना पड़ा मुझे। मैं साथ यहाँ में- ग्रेजुएशन करके घर पे गया, तब मुझे वास्तविक स्थिति का पता चला, घर की भी और ज़िंदगी का भी अनुभव उसी समय हुआ कि भाई जॉब कितनी ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ जाके थोड़ी, जब समय था कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, बीएड का चल रहा था, तो उस समय मैंने स्कूल ज्वाइन किया वहाँ पे, प्राइवेट स्कूल बाईतू के अंदर ही। तो उस समय देखा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, और वहाँ पे जब तक आप अनुभव नहीं हो तब तक आपकी योग्यता पर भी कोई विश्वास नहीं करता, स्टेबिलिटी भी नहीं है। स्टेबिलिटी भी नहीं है वहाँ की। बिल्कुल एक बार तो आप जाओगे, भले ग्रेजुएट होके जाओ या भले पीजी होके जाओ, तो ये आपको वही 7वीं 8वीं तो क्लास दी जाएगी और 8-9-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे का, आपको अनुभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ प्राइवेट सेक्टर अनुभव मांगती है। भले आपके पास कितना ही नॉलेज हो, कितनी योग्यता हो, वो चीज़ वहाँ मायने नहीं रखती। जो बंदा 4 साल से पढ़ा रहा है, भले वो 12वीं पास ही हो, तो वो आपसे सीनियर माना जाएगा और वो ऊपर रहेगा, और पेमेंट में भी आपसे ऊपर रहेगा। तो वहाँ पे वो एक था कि भाई यहाँ पे तो अपन को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और छोड़ दिया वहाँ पे फिर। हाँ, फिर जब एसएससी की वैकेंसी आई तो मुझे लगा कि अब तैयारी करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो फिर मैं वहाँ से छोड़ के एसएससी की तैयारी के लिए जोधपुर आ गया। मदर से मैंने एसएससी की कोचिंग की, वहाँ से साइंस और इंग्लिश का बढ़िया बेस बन गया। उसके बाद जब मैंने 2 दिसंबर को मेरा एसएससी का मेंस था सीजीएल का, और 18 दिसंबर को वीडियो का एग्ज़ाम था उदयपुर। 2 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद जो 10-15 दिन बचे थे, उस 10-15 दिनों में राजस्थान जीके को पहली बार पढ़ा ज़िंदगी में। अच्छा। पहले कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, तो पढ़ा, एक बार पढ़ के गए थे। कुछ उससे भी फ़ायदा हुआ, कुछ उसके वीडियो के अंदर पेपर थोड़ा टफ था, तो उसमें ये था कि जो साइंस और इंग्लिश और जो आई थी उससे मुझे बेनिफिट मिला और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अधिकतर जगदीश ये क्वेश्चन रहता है कि विद्यार्थियों का पढ़ते बहुत हैं लेकिन सर याद नहीं होता है, ये कैसे, मतलब ये आप क्या जवाब देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? बिल्कुल, ये तो सर अपने दिमाग की एक थॉट प्रोसेस होती है, उपज होती है दिमाग आपकी सोचने की। आप उस चीज़ को पढ़ के कितना डिकोड कर पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उसको शॉर्ट शब्दों में याद रखने की। अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए, जो किताब में लिखा है वो लाइन टू लाइन किसी को याद नहीं होता। आप उसी हिसाब से अपने को डिकोड कीजिए उस जो मैटर है। एक पैराग्राफ है तो एक लाइन के अंदर अपने दिमाग के भले मातृभाषा में याद करो। मेरी तो ज़्यादातर यही रहती, मैं मारवाड़ी में याद करता उस चीज़ को। बिल्कुल, भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था तो भी मेरा वही था कि जो इंग्लिश के शब्द थे वो 1-2 भले जोड़ लो, पर जो सेंटेंस बनता था, जो मैटर कंसोलिडेट होकर आता था, वो अपनी मातृभाषा में भी आता। तो आप डिकोडिंग जितनी अच्छी है आपकी, उसके बाद उससे और थॉट प्रोसेस जितना अच्छा है आपका, उससे आप आसानी से याद कर पाते हो।
और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है ही। साइंस में तो ये होता है कि अपन थोड़ा बहुत कम रिवीजन करें तो भी चलता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जरूरी है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के ये है कि रिवीजन जितना करेंगे उतना ही याद रहेगा, और भूलना की प्रवृत्ति सब में पाई जाती है। हाँ, सब में होते हैं, इंसान भूलता सब है, भूलते सब हैं। बस थोड़ा सा ये रहता है कि आप माइंड को कितना खाली रखते हैं, बाकी चीज़ों में कितना इंगेज रहते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों से जितना मुक्त रहेंगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। हाँ, कई बार फोकस एक चीज़ पे करना, बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बात वही है, एकाग्रता जितनी अच्छी होगी उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेगी। तो अभी फिर ये कर रहे थे साथ में, अभी अब क्या प्लान है, नेट जेआरएफ की क्या स्थिति है? भूगोल जो मैंने 1.5 साल हुआ पढ़ते समय, इसमें भूगोल ने मुझे काफ़ी मतलब खुशियाँ दी है, काफ़ी सफलताएं दिलवाई है। 2 बार मेरा नेट हो चुका है और 1 बार जेआरएफ भी हो चुका है। ये एमए मतलब एमए के साथ में देना शुरू कर दिया? नहीं, एमए के साथ में नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भूगोल पढ़ी अभी थी स्कूल लेक्चरर के टाइम ही। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बाद? एग्जाम के 3 दिन पहले 12 अक्टूबर को जोधपुर में आया था, उस दिन मेरा नेट का एग्जाम था। उस अटेम्प्ट में मेरा नेट निकल गया। दिसंबर वाला अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं था और वापस जून 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था, इसमें मेरा नेट जेआरएफ हो गया। जेआरएफ भी हो गया? हाँ, 214 अंक थे मेरा, अच्छा स्कोर था उसमें, बहुत शानदार स्कोर था। और जेआरएफ होने के बाद तो फिर एक ही दिखता है, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और अभी आगे की क्या रणनीति है, क्या कर रहे हो अभी, क्या प्लान अभी है? जब भर्ती आई थी तो उस समय तो बिल्कुल सोचा था कि यही करना है, और एक बार लग भी गए थे। अगस्त तक सब्जेक्ट भी पढ़ा एक बार। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही उसी समय जुड़ा एग्जाम के बाद, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई तो हमारे ये गांव के है जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, हनुमान भाई मेरा दोस्त हाँ, है, और आपके दोस्त ही है और हमारे रिलेटिव भी है और हमारे सीनियर भी है। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी यूनिवर्सिटी से टाइम कम, सेकंड रैंक थी बिल्कुल। स्कूल लेक्चरर में हनुमान की सेकंड रैंक थी, और फिर कॉलेज लेक्चरर 2021 वाले में छठी रैंक थी उनकी। अभी इंटरव्यू भी किया था, आप सबने देखा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब समय तो कम है, आप इतने में किताबें तो नहीं पढ़ सकते। तो मैंने कहा क्या करते हो कि अपनी यूनिवर्सिटी करके एक अपना जो है हमारे, उन्होंने कहा मेरा ही दोस्त है सूरज जी है, उनके पास अभी सेकंड पेपर के बुकलेट ही तैयार है, उस समय आपके फर्स्ट पेपर के बुकलेट तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा कम से कम उतना तो मिले, वहीं तो पढ़े। तो वह सेकंड पेपर के बुकलेट यहाँ से लेके गया और मैंने पढ़ा भी था। अगस्त तक मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद लगा कि भैया अब एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया तो थोड़ा थर्ड पेपर को पढ़ लिया जाए। थर्ड पेपर को पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, तब तक ये लग गया था कि अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला, अब आगे जाएगा नहीं है। तो उसके बाद आरएस भी आ रखी थी, तो प्री का जो थोड़ा बहुत मानस बनाया और उसके साथ जो थर्ड पेपर था उसके साथ करंट को पढ़ा। अभी 1 अक्टूबर को मैं प्री का एग्जाम भी दे के आया था सर, और प्री का रिजल्ट भी आ गया है, उसमें भी प्री में हो गया आपका? प्री में हो गया। क्या मार्क्स रहे? 108.9 से। क्या बात है, इस बार मेरिट भी हाई गई है, उसके बावजूद 108 मार्क्स है, तो बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार अच्छे मार्क्स माने जाते हैं 108 नंबर। तो अभी फिर पूरा एपी में ही कर रहे हो, साथ साथ में मेंस भी? अभी पहले तो पे सवार हो? दुविधा में था मैं इतने दिन तो, पर जब ये मेंस की डेट दिए, मेंस की डेट देने के बाद मैंने एक रास्ते को छोड़ दिया है। असिस्टेंट वाला अब एक ही टारगेट है, क्योंकि 3 महीने में एक चीज़ नहीं है कि मैं उसको पढ़ूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव देना हो तो मैं 3 महीने में उसको भी पढ़ के हिम्मत कर सकता हूँ कि भाई दे दूँ उसको, पर सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें तो शब्दों के अंदर अपने को गागर में सागर भरना होता है, तो कहीं 15 शब्दों में जो चीज़ है उसको अपन कंसोलिडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भविष्य में अगर कभी भगवान ने साथ दिया तो जरूर लिखेंगे, पर अभी जो टारगेट रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब क्या लग रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर में आपकी सेकंड रैंक आई है बहुत कम समय में, क्रिस्प तैयारी में, हम कहें कि एकदम शॉर्ट एंड सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने पर अब असिस्टेंट प्रोफेसर आसान लग रहा है, टफ लग रहा है, क्या स्थिति है? नहीं, सब्जेक्ट को और सिलेबस को मैंने एक बार देखा तो मुझे यूँ थोड़ा विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा, और उसके बाद तो परिस्थितियाँ क्या साथ देती है और भगवान जो अपने किस्मत में लिखा वो होके रहेगा। बाकी मेरी मेहनत जो होगी वो करेंगे। मेहनत अपने हाथ में है, बिल्कुल। अपने को थोड़ा डीओंटोलॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा, परिणाम निरपेक्ष होकर सोचना पड़ेगा। परिणाम अपने हाथ में नहीं है, पर अपने को अपना कर्तव्य जो है, एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है पढ़ना, उसमें अपने को कमी नहीं रखनी। बाकी ऊपर वाला देगा, उसके ऊपर छोड़ना है कि बस अपना अगर ईमानदारी से 100% देते हैं, जैसा कि आपने दिया भी है और ऊपर वाले ने सुना भी है और उसका रिजल्ट मिला भी है, मेहनत ईमानदारी से करते हैं, खामोशी से करते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा आता ही है। और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि इस बार आप फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में लेकर आए, तो और जो है ये सेकंड रैंक बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो ये भी संभव हो सकता है। हमारा सहयोग रहेगा, बाकी आशीर्वाद ऊपर वाले का, माता पिता का आपको जरूर मिलेगा। और दूसरा, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पे पढ़ते थे? भगवान सिंह मीणा का क्वेश्चन है
ये पढ़ाई कैसे, लाइब्रेरी या घर पे की? नहीं सर, मैं रूम पे ही पढ़ता था। रूम पे पढ़ाई करते हाँ, थे? लाइब्रेरी का तो ट्रेंड ही जब मैं जॉब में गया हूँ उसके बाद ही शुरू हुआ है। लगभग देखा जाए तो 15-16 के बाद ये ट्रेंड आया, 2015-16 के बाद लाइब्रेरी का। 2015 तक मैं जब तक जोधपुर में था, बीएससी कर रहा था, तो आसपास में कहीं लाइब्रेरी है या लोग कोई जाते हैं वो सुना ही नहीं था उस समय। जब नौकरी लग के घर पे गए तब ये था कि भाई बच्चे जो बाहर रहते हैं वो लाइब्रेरी जाते हैं। मैं जब जयपुर गया तो उस समय ये सिचुएशन थी कि सभी के सभी एग्जाम एक साथ में आ रखे थे। मैं जिस रूम में रहता था, ऊपर रूम था, नीचे लाइब्रेरी थी। अच्छा। ऊपर हमारा 2 BHK फ्लैट था और उसके नीचे ही लाइब्रेरी थी। नहीं जाते थे उस समय? जिस दिन पहले दिन गया तो भाई ये मानस किया कि सब लोग जाते थे, हम भी जाएंगे, पर उस दिन लाइब्रेरी में जगह नहीं थी बहुत। अच्छा। और 5-10 दिन जब रूम में पढ़े तो फिर लगा कि भाई रूम ही ठीक है। बाकी सब जो मेरे साथ 3-4 लोग रहते थे, हम 3 लाइब्रेरी चले जाते तो फिर मेरे पीछे वो एक कमरा वो लाइब्रेरी था, कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, शेड्यूल में वही था। और एक कमरे में तो यूँ है कि जब आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो फिर उसको किसी फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे सड़क पे बैठ के पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, उसमें वो नहीं रहता, फोकस एक ही रहता है, एकाग्रता एक ही रहती है कि बस ये मुझे कवर करना है। और ये चीजें जो है मुझे लगता है कि पर्सनल होती है। कोई लाइब्रेरी में कंफर्ट होता है, कोई स्वयं घर पे कंफर्ट होता है, कोई अकेले रूम में कंफर्ट होता है, कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो परिवार में रहकर चारों तरफ पूरा हल्ला गुल्ला है फिर भी उसमें तैयारी करके सेलेक्ट भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। और तो ये बात है, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो भी अच्छा है, बस आपकी रणनीति सही होनी चाहिए, कंटेंट आपका सही होना चाहिए। एक बार जोगेंद्र सिंह राठौड़ का क्वेश्चन आ रहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स सेलेक्टेड का इंटरव्यू कीजिए, कोशिश करेंगे कोई सिलेक्टेड अगर हमारे मिलने वाला कोई अच्छा विद्यार्थी होगा तो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है जोगेंद्र, आपने बहुत बार कमेंट कर दिया, जरूर लेकर आएंगे। और ज्योग्राफी प्लस का क्वेश्चन है कि करेक्शन कर दिया है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। पेपर 1 में कोई गलतियां नहीं थी, मतलब कंटेंट सारा बराबर मिल गया था। सेकंड में कुछ जो है कंटेंट मैंने कम दिया था, समय कम था, तो वो भी कर दिया, आपको मिल जाएगा। और कुछ जगदीश से आप पूछना चाहें? आज के सेशन को हम यही समाप्त कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। नरू का क्या पूछ रहे हैं, सेल्फ स्टडी की या कोचिंग की? वो तो अभी पूरा जगदीश ने बता दिया है, पूरा डिटेल से आपको कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी कोचिंग की, कैसे किया, वो सारा बता दिया है। और कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए तो फिर हम जगदीश से हम ये सुनेंगे कि लास्ट में अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अंतिम में यही है कि सर जब तक अपन ये सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है तब तक अपन पीछे रह जाते हैं। आदमी जिस समय अपनी पढ़ाई के मोह में रह जाता है, अगर मैं भी आज सोचूं कि मेरे पास सेकंड रैंक है और भूगोल में मुझे सब कुछ आता है तो मेरा पतन आज से ही शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कर पाएंगे। सुकरात का एक बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध कोट है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। क्या बात है। जिस दिन आप ये जान जाओगे, जिस दिन आपको आपके अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपके वास्तव में ज्ञान की आंख खुलेगी कि मुझे तो कुछ नहीं आता है। ज्ञान तो इतना आता समंदर है, अपने तो उसमें से एक बूंद भर ही आता है। बिल्कुल। हाँ, एग्जाम हमने फाइट कर लिया, वो अलग चीज है, और ज्ञान के मामले में तो हम आज भी बिल्कुल शून्य की तरफ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हम कम जानते हैं। ये सुकरात का बहुत, इसमें बहुत बड़ा हम कहें कि एक फिलोसॉफी बिल्कुल। अगर उसकी पहचान होती है तो अपनी हीनता का हमें पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये जरूरी है। और साथ में ये कहूंगा कि जो है जगदीश ने जिस प्रकार मेहनत की, जिस दृष्टिकोण से अप्रोच के साथ तैयारी की, वो आपको भी करनी चाहिए। बाकी सर सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, सबसे बड़ा टीचर सेल्फ मोटिवेशन ही है। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे उस दिन सब कुछ चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएगी। आपको मैटर भी मिलेगा और आपको मोटिवेटर भी मिलेगा। मोटिवेट तो आप खुद हो जाओगे जिस दिन आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करोगे। और परिस्थितियाँ, वैसे हम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनमें तो सबसे बड़ी जो शिक्षक होते हैं वो परिस्थितियाँ होती है। परिस्थितियाँ हमें बिल्कुल सबको सिखा देते हैं कि किस वक्त में क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि अपना जो बैकग्राउंड है उससे हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलता है भी, क्योंकि वो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों से हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। यस, मुझे करना है, इससे आगे बढ़ना है। तो ये बात है। और तो समाप्त करते हैं बिल्कुल सर आज के इस सेशन को। आप भी पढ़िए, बिल्कुल आप भी सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मन लगा कर पढ़िए और जो कुछ भी चीज़ हो अपने गुरुजनों से किसी भी चीज़ में पूछने में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। और कोई भी किताब और कोई भी शिक्षक कभी बुरा नहीं होता है। किताब कैसी भी हो, फटी पुरानी कैसी भी हो, अपने को ज्ञान ही देगी। और जो शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो भी अपने को ज्ञान ही देगा, भले कैसा भी हो। ये नहीं होता अपन क्या है बेस्ट के चक्कर में ढूंढते रह जाते हैं, कौन सी किताब बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है। बेस्ट के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। किसी एक चीज़ पर अपने को विश्वास करना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप किसी एक चीज़ पर विश्वास करके अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दोगे तो फिर आपको सफलता कोई रोक नहीं सकता। ऑल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण की बात चल रही है। करना ही पड़ेगा, तपना पड़ेगा, अपने आप को संघर्ष में जो है झोंकना पड़ेगा। जब तक झोंकोगे नहीं, जब तक
जो है अपने आप को तपाओगे नहीं, तब तक जो है निखर कर बाहर नहीं निकलोगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन आ रहा बार बार कि सर एपी के लिए एमसीक्यू के बहुत सारे टॉपिक के नोट्स, वो एमसीक्यू नहीं मिलते हैं, तो बुक निकालिए। बहुत दिनों से कह रहे हैं, देखो जब तक मुझे लगता है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा उस चीज़ के लिए, प्रॉपर जो है उसमें मैं कर नहीं पाऊंगा, तब तक मैं उस चीज़ को करता नहीं हूँ। तो इसलिए अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर वैकेंसी जैसे अपना फरवरी मार्च में प्रस्तावित है, जनवरी में थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मुझे अगर लगेगा कि यस मैं कर सकता हूं, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि वो टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं या उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके नोट्स एमसीक्यू निकालने की। ठीक है, बाकी नोट्स पढ़िए, नोट्स से हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आसान कर दी, इतनी सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो एपी के लिए, तो उसको आसान कर दिया। नोट्स पढ़िए, नोट्स से हो जाएगा। ठीक है, तो जगदीश बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी रणनीति, आपकी बातें सुनकर, और बहुत धरातलीय बातें, बहुत कॉमन चीज़ें जो है आपने बताई है कि अगर ये थोड़ा सा स्टूडेंट अवॉइड कर दे तो वो आसानी से सक्सेस हो सकता है। और सबसे बड़ा जो है माइंड सेट, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस रणनीति से, आपकी इस मेहनत से, और आपकी कम समय में जो सटीक आपने तरीका अपनाया है, उससे विद्यार्थी जरूर मोटिवेटेड होंगे और जरूर अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग ढालेंगे, या अपनी तैयारी के अप्रोच में जो है माइंड सेट में चेंज करेंगे, और उसको उनको फायदा भी होगा। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत आभार, विशेष तौर पर जगदीश का आभार कि आपने समय निकालकर, अभी इलेक्शन का माहौल है और जिम्मेदारी ड्यूटी भी रहती है, तो उस माहौल में आप आए। अगेन आप सभी का पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपने समय निकाला। मैं भी सुना, सूर्य सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ साझा करने का समय दिया, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर का। थैंक यू, और आपको शुभकामनाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब मिलते हैं वापस, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद वापस आपका इंटरव्यू करेंगे, और उम्मीद है 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अप्रोच सही है, संकल्प की शक्ति मजबूत है, तो जरूर सक्सेस मिलेगी। आप सभी का आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।